चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे से हम लोग क्लास लेंगे। देखिएगा, इस बार का जो विज़न है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ना। इस बार जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, वो ये है कि मैंने कुछ सेलेक्ट कर रखे टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन टॉपिकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। हुए तो होंगे, लेकिन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव है, क्योंकि आपका वीडियो का भी एग्ज़ाम है। और देन हो सकता है कि आगामी कुछ विज्ञप्तियाँ जो समीक्षा अधिकारी एनटी और पीसीएस की है वो देखने को मिल जाए, तो उस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आप लोग जो है इन टॉपिकों से काफ़ी कुछ सीखेंगे, है ना। चलेगा, तो देखिएगा, ये मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ ये भारतीय भूगोल से उठा रहा हूँ। भारत में खनिज व गैस संपदा, ठीक है, व गैस संपदा, इसे प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने जैसा कि देखा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रटते हैं इन चीज़ों को, है ना, और समझने में थोड़ा उनको असहज महसूस होता है। तो वो असहज जो है आपका, वो देखते किस हद तक मैं उसको कम कर सकता हूँ। तो भारत में खनिज व गैस संपदा व प्राकृतिक जो संपदा है, ठीक है, उससे लेकर हम जो है टॉपिक लाए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में खनिज की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पता है कि बनता ही बनता है भाई, है ना। समझ में आया ना, एक जो है एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है भारत में खनिज से। तो देखिएगा, खनिज जो है सबसे पहले हम जानते हैं भारत में खनिज, तो सबसे पहले जानते हैं खनिज होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि खनिज प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें कई तरीके से मिलते हैं, ठीक है। एक होते हैं धात्विक, समझ में आया ना, और एक होते हैं अधात्विक। यहां पे समझने वाली बात है, याद रखिएगा, अधात्विक। याद रखिएगा, खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक में जो संयोजन होता है और जो चीजें होती है उनसे ही मिलके जो है हमें खनिज की प्राप्ति होती है। और खनिजों की भी बात करें मुख्यतः तो ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अब मुद्दा है कि सर धात्विक और अधात्विक खनिज है क्या, ठीक है, ये मुद्दा है। तो देखिएगा, धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जो कठोर, ठीक है, और चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं धात्विक खनिज। वहीं अधात्विक खनिजों की बात करते हैं, न ही ये कठोर होते हैं और न ही ज्यादा चमकदार होते हैं। भाई बात समझ में, ये चीजें याद रखिएगा। ये जो है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, वहां पे आपको पता है धात्विक खनिज याद नहीं भी है तो आपको पता है कि वो कठोर है और चमकता है। ऑप्शन 4 में देख लीजिएगा कि कौन सा कठोर है और चमकदार है। दूसरी इसकी खासियत होती है, धात्विक जो खनिज होते हैं इनको पिघलाने से, याद रखिएगा, हमें धातु की प्राप्ति होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धात्विक जो खनिज होते हैं उनको पिघलाने से हमें धातुओं की प्राप्ति होती है और अधात्विक खनिजों को पिघलाने से हमें धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये रहा, खनिज दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संपदा है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज कठोर और चमकदार होते हैं, दूसरा इनको पिघलाने से धातु मिलती है। धात्विक खनिजों में मुख्यतः याद रखिएगा, लिखते रहिएगा, लोहा आएगा आपका, ठीक है, मैग्नीज आएगा, लिखते रहिएगा, लोहा मैग्नीज आएगा, ठीक है, धात्विक खनिजों में। इसके अलावा आपका तांबा आएगा, टिन आएगा, सीसा नहीं, टिन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये आएगा लोहा मैग्नीज तांबा टिन। अधात्विक खनिजों में अभ्रक आएगा आपका। ये सब पढ़ने वाले हो इसी टॉपिक में, ठीक है, कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। अभ्रक है, हीरा है, ठीक है, लिखते रहिएगा, अभ्रक, हीरा, संगमरमर, ठीक है, अभ्रक, हीरा, संगमरमर जो है ये धात्विक खनिज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संगमरमर का आपको आप गलाओगे तो आपको उससे धातु प्राप्त नहीं होनी है, ठीक है। वही अगर आप मैग्नीज को गलाते हो तो आपको धातु प्राप्त होती है। आई बात समझ में, ठीक है, पहला क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा, डेफिनेटली मैग्नीज कठोर होगा, ठीक है, तांबा भी कठोर होगा, टिन भी हल्का फुल्का कह सकते हो, ठीक है, और ये चमकदार भी होते हैं, याद रखिएगा। हालांकि आप हीरे को लोगे लेकिन वो कठोर होता जरूर है, लेकिन अगर इसको पिघलाओगे, ठीक है, दो इसमें मिल जाते हैं, कठोर और चमकदार। तो लेकिन हीरे को जब पिघलाओगे तो उससे धातु प्राप्त नहीं होती है, याद रखिएगा। तीनों ही, समझ में ना, तीनों ही गुण होने चाहिए किसी में भी धात्विक खनिज बनने के लिए। उसे पिघलाओगे
तो उससे धातु प्राप्त होनी चाहिए। कठोर होना चाहिए, चमकदार होने चाहिए। कठोर और चमकदार हीरे में 2 गुण हैं, लेकिन उसको पिघलाने से वो धातु नहीं बनती है। तो याद रखिएगा धात्विक खनिज इन तीनों गुण होने चाहिए, कठोर, चमकदार और धातु। आई बात समझ में? ये रहा आपका एक टॉपिक, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। काफी दिनों से क्लास भी नहीं लिए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा आपका, है तो बीच में ऐसा ही था, क्योंकि मेरे भी पेपर थे, है ना। तो इस बीच में आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई अब जो है क्लास मैं दूंगा, है ना, तो क्लास जो है चलते रहेगी अब, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कुछ और चीजें होती है, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन, इसमें जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, इसमें क्या क्या आ सकता है? प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम आएगा ना, ये सब पढ़ने वाले हो, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे हाई हो गया, पेट्रोलियम सबसे पहले डिगबोई असम, ये सब टॉपिक इसका हिस्सा है, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो छोड़े रहते हो, फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप सोचते हो यार कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो ये चीजें है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोयला हो गया, ठीक है, कोयला भी जो है जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्राकृतिक गैस पढ़ोगे, CNG आपने देखा होगा, ठीक है, ये सब इसमें पढ़ोगे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा अणु ईंधन भी है, ठीक है, जिसमें आपका क्या आएगा? यूरेनियम आएगा, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, इन सब चीजों को पकड़ते रहिएगा। इसके अलावा देखिएगा अब हम चलते हैं सबसे पहले धात्विक पदार्थों में, ठीक है, याद रखिएगा धात्विक में चलते सबसे पहले, टॉपिक टू टॉपिक चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है धात्विक टॉपिक पे चलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, धात्विक पे चलेंगे, धात्विक खनिज पे, ठीक है। और धात्विक खनिज पे सबसे पहले बात करेंगे लोहे की। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोहा है ना, आयरन, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेट मैंने बहुत सी चीजें बना रखी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लो कि लोहा जो है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लोहा जो है याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है भारत में। पहला जो होता है याद रखिएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट होता है। फिर होता है हेमेटाइट, लिखते रहिएगा, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, है ना। इसके बाद लिमोनाइट और सीडेराइट, लिमोनाइट और चौथा है सीडोराइट, चौथा जो प्रकार है सीडोराइट, ठीक है। तो 4 प्रकार का लोहा होता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोह के 4 अयस्क है, तो यहां से आपका लोहा मिलता है, या तो लोहे का अयस्क होता है, हो सकता है मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोराइट, ठीक है। तो ये लोहे के 4 अयस्क हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज है, भारत में लोहा जो है वो कुडप्पा, याद रखिएगा, ज्यादातर कुडप्पा व धारवाड़ युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है, युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चट्टानों की बात करेगा, खदानों की बात करेगा, जो आपके खदान होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। अगर चट्टानों की बात करेगा तो मुख्यतः भारत में आप सीधे आंसर दे दीजिएगा एग्जामिनर को कि कुडप्पा जो कर्नाटक ऊपर, ये नीचे दक्षिण में ही है ज्यादा, धारवाड़ भी वही है, ठीक है, ये सारा फैला हुआ है छोटा नागपुर से आसपास वाले एरिया में। तो भारत में जो है धारवाड़ व कुडप्पा श्रेणी से सबसे ज्यादा जो है लोहे अयस्क होता है। उसमें से भी अगर पूछा जाए तो ज्यादा जो है धारवाड़ चट्टानों से हमें लोहे की प्राप्ति होती है। यही बात समझ में, अगर चट्टानों की बात आए। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोहे के 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोराइट। ये लोहे के क्रम में लगा सकते हो उत्तम से निम्न की ओर, ठीक है। सबसे उत्तम होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद होता है हेमेटाइट, उसके बाद होता है लिमोनाइट, उसके बाद होता है सीडोराइट। अब मुद्दा यह है कि सर आप किस तरीके से, किस बेस पे या किस लिहाज पे हमें बता रहे हो कि यार लोहे के उत्तम और निम्न कैटेगरी को आप जो है डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए जो है यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ठीक है, धात्विक अंश, याद रखिएगा, धात्विक अंश, ये याद रखिएगा, धात्विक अंश, ठीक है।
जिस लोहे में धात्विक अंश की मात्रा ज्यादा रहेगी वो लोहा उतना उच्च कोटि का कहलाता है। आई बात समझ में? फिर से एक बात बता रहा हूं, जिस लोहे में, याद रखिएगा, धात्विक अंश की मात्रा ज्यादा रहती है वो लोहा उतना उच्च किस्म का लोहा कहलाता है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट की बात करते हैं। तो डेफिनेटली मैग्नेटाइट में याद रखिएगा सबसे पहले धात्विक जो अंश होता है वो सबसे अधिक होता है। इसमें लगभग 72% जो होता है धात्विक अंश होता है, याद रखिएगा पहला। ठीक है, तो पहला जो होता है मैग्नेटाइट में धात्विक अंश 72% सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका मैग्नेटाइट है इसे काला अयस्क भी कहते हैं, लोहे का काला अयस्क भी बोला जाता है, लिखते रहिएगा, लोहे का काला अयस्क भी कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट के बारे में आपने सोचा Fe2O4 होता है, इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो Fe2O4, और हेमेटाइट का Fe2O3, याद रखिएगा। ठीक है, O मतलब O की मात्रा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होते रह रही है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 4 O4 ज्यादा है, यहाँ O3 है, कम होते रहेगी ऐसा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं धात्विक अंश। जिस लोहे में धात्विक अंश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो लोहा उतना उच्च कैटेगरी का होगा। तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा धात्विक अंश होता है 72%, इसीलिए दुनिया में सबसे उच्च कोटि का ये जो लोहा होता है ये काला अयस्क इसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम हेमेटाइट की। अब लोहे के 4 अयस्क हैं। अब मुद्दा है कि सर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इन 4 अयस्कों में कौन सा है? ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लोहा कौन सा है? तो वो है हेमेटाइट, याद रखिएगा। ठीक है, हेमेटाइट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। इसमें याद रखिएगा 60 से 66% के बीच में धात्विक अंश होता है। समझ में ना, 60 से 66% के बीच में धात्विक अंश होता है। आपने भी देखा होगा, जब भी आपने घर लगाए होंगे तो आपके पेरेंट्स ने या आपके अगल बगल के रिश्तेदारों ने अगर लोहा मंगाया होगा तो उसका रंग जो होगा लाल और गेरुआ होगा, है ना। तो डेफिनेटली हेमेटाइट का जो कलर है वो क्या है? लाल व गेरुआ। समझ में ना, लाल और गेरुआ इसका जो है कलर है, याद रखिएगा। ठीक है, 60 से 66% जो है इसमें धात्विक अंश पाया जाता है, और इसका केमिस्ट्रिक नाम में आए तो Fe2O3 इसका होता है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो लोहा है नंबर 1 में हेमेटाइट है। अब मुद्दा है, नंबर 1 तो सबको याद है ना, कॉमन सी बात है भाई। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको इतना पता नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा पाया जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हेमेटाइट, तो आपको इतना नहीं पता तो फिर तैयारी करने का कोई मकसद नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन है, भारत में लोहे की सबसे उन्नत, मतलब भारत में सबसे ज्यादा लोहे में दूसरे क्रम में कौन सा लोहा पाया जाता है? तो वो है मैग्नेटाइट। तो उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, कर्नाटक, MP वाली बेल्टों में जो भी आप लोहा देखोगे सबसे ज्यादा होगा हेमेटाइट, और उसके बाद दूसरे नंबर में है लेकिन कम मात्रा में है कौन सा? मैग्नेटाइट। ठीक है, आई बात समझ में। तीसरा है लिमोनाइट, यह पीले रंग का होता है, लिख लीजिएगा, यह पीले रंग का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंग क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से लोहे के किस प्रकार का रंग पीला है, तो क्या आंसर दोगे? सीधे लिमोनाइट। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है धातु की मात्रा जो होती है 40 से 45% के बीच में होती है, लिख लीजिएगा, 40 से 45% के बीच में होती है, और लिमोटाइट का कलर जो होता है वो पीले रंग का होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो होता है सबसे लास्ट कैटेगरी का सीडोराइट, इसमें 30 से 40% के बीच में धात्विक अंश होता है, लिख लीजिएगा। सीडोराइट में 30 से 40% के बीच में धात्विक जो है अयस्क रहता है सीडोराइट में। ठीक है, और लिमोनाइट में याद रखिएगा 40 से 45% रहता है, इसका कलर पीला होता है। इसका जो हेमेटाइट है इसका लाल व गेरुआ रहता है, और भारत में सबसे ज्यादा यही लोहा पाया जाता है। यानी कि भारत में कलर की बात करें लोहे की तो लाल व गेरुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe2O4, ठीक है, धात्विक, इसमें सबसे ज्यादा धात्विक अंश होता है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन देखना उसने पूछा क्या है। अगर वो पूछे कि निम्नलिखित में से किस लोहे में धात्विक अंश सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अब की बार वो धात्विक अंश एक प्रकार से पूछ रहा है कि सबसे लोहे का उच्च किस्म कौन सी है, तो मैग्नेटाइट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा लोहा कौन सा है, तो हेमेटाइट। ठीक है, 60 से 35% इसमें धात्विक अंश पाया जाता है, और ये काले और गेरुए कलर का होता है।
तो ये रहे आपके लोहे के 4 प्रकार, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप कुछ भी क्वेश्चन करें तो यहां से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसको वैसे लोहे का आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, सिडोराइट को आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, लिख लीजिएगा आयरन ऑक्साइड। किसे लोहे का आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, तो आपका सीधा आंसर होगा सिडोराइट को, ठीक है। तो ये सबसे निम्न कैटेगरी का लोहा है जिसमें धात्विक अंश 30 से 40% रहता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा भी कुछ नहीं करना है, इतना डेप्थ में भी मत घुसना कि बिल्कुल पढ़ाई ऐसी लगने लग जाए कि यार इतनी टफ है क्या पढ़ाई, है ना, वो फिर इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। जितना मैं करवा रहा हूँ ये भी कर लोगे तो बहुत काम आ जाएगा आपका, ठीक है, सारी चीजें वर्क में आ जाएंगी। इसके बाद देखिएगा अगला मैं आपको विश्व की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में भारत की पोजीशन कौन से नंबर पे है, तो वर्ल्ड में भारत की पोजीशन लोह उत्पादन में चौथे नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे है ब्राजील, तीसरे नंबर पे है चीन, और चौथे नंबर पे है भारत, लिख लीजिएगा, ठीक है, चौथे नंबर पे है भारत, ठीक है। तो भारत की जो पोजीशन है वो चौथे नंबर पे है, याद रखिएगा। ये है विश्व के लोहे उत्पादन की पोजीशन, नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और देन भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के संबंध में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग जो है इसको मिसगाइड कर देते हो, मतलब अपने नॉलेज से हटा देते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो, है ना। अब देखिएगा, अब बात करते हैं भारत में, मैं मैप बना देता हूं हल्का फुल्का, है ना, मैप के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मैप आप भी बना लीजिएगा और भारत में लोहे की प्रमुख खानें लिख लीजिएगा, प्रमुख खानें। और 2 शब्द आपसे पूछेगा, ठीक है। लोहा जो आपके खनिज होते हैं वो 2 प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, एक होता है उत्खनन, ठीक है, एक होता है खनन। फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो उत्खनन किसे कहते हैं, खनन किसे कहते हैं। उत्खनन और खनन दोनों ही याद रखिएगा खनिज उत्पादन से जुड़े हैं। उत्खनन किसे कहते हैं, जब हम कम गहराई पे, ठीक है, जब ऊपरी परत पे कह सकते हो, जब ऊपरी परत पे ही हम जो है खनिज को प्राप्त करते हैं तो उसे उत्खनन कहते हैं। जब हम ऊपरी परत से सबसे गहराई पे, ठीक है, जब हम खनिज की प्राप्ति गहराई से करते हैं तो उसे बोलते हैं खनन। समझ में? उत्खनन किसे कहते हैं, जब हम खनिज की प्राप्ति के लिए ऊपरी परत से ही उसे प्राप्त कर लेते हैं। खनन किसे कहते हैं, जब खनिज प्राप्ति के लिए हम गहराई तक उसको खनन करते हैं तो उसे बोलते हैं खनन, ठीक है, वो खुदाई करते हैं तो उसे बोलते हैं खनन, याद रखेगा। तो भारत में आपने बनाया ना खनिज की प्रमुख खानें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लोहे के मामले में याद रखिएगा उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा सबसे पहले उड़ीसा बनाइएगा और लिखिएगा टॉप, ये टॉप में है भारत में, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोहा पाया जाता है भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मयूरभंज एक है क्षेत्र है, मयूरभंज लिखेगा, मयूरभंज। यहां पे है लिखेगा बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी। अब देखिएगा यहीं पे कंफ्यूज वाला है कर्नाटक, यहां पे कर्नाटक है ना, कर्नाटक बनाइएगा, यहीं पे कंफ्यूज दूर कर लीजिएगा। कर्नाटक में जो लोहे की खान है वो है बाबू बुदान की पहाड़ी, बाबू बुदान की पहाड़ी, बुदान की पहाड़ी, ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूज है ना, दोनों याद रखिएगा बहुत से शुरू होते हैं। बादाम की पहाड़ी जो है मयूरभंज जिले में स्थित है, उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछे बाबू बुदान की पहाड़ी तो ये जो है कर्नाटक में है। दोनों ही याद रखिएगा लोहे उत्पादन के लिए बड़ी फेमस है। इसके अलावा, ठीक है, उड़ीसा में इसके अलावा क्योझर है, ठीक है, क्योझर लिखेगा, क्योझार, ये 2 बड़ा फेमस है, याद रखिएगा, मयूरभंज और क्योझार लिख लीजिएगा। इसके अलावा लिखना है तो लांग लोटा खान लिख लीजिएगा, आली खान, लांग लोटा खान, ये भी उड़ीसा में है, लिख लीजिएगा, लांग लोटा खान, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है ना, तो यहाँ पे इसीलिए मिलता है। इसके बाद हम झारखंड की बात करते हैं जो उत्तराखंड के साथ 2000 में है ना, आपको पता ही होगा। झारखंड में सबसे पहले लिखेगा सिंहभूमि, सिंहभूमि, ये लोहे के लिए बहुत फेमस है झारखंड में। इसके बाद लिखेगा प्लामू,
पलामू वाला एरिया भी झारखंड में बहुत फेमस है लोहा उत्पादन के लिए, लिखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद धनबाद, धनबाद, तो ये 3 एरिया याद रखिएगा लोहा उत्पादन के लिए झारखंड में बड़ा फेमस है, सिवभूमि, पलामू और धनबाद, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, झारखंड में। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ में लिखेगा, छत्तीसगढ़ यहीं पे होगा, बना लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लिखेगा बेलाडीना, बेलाडीना, ये बड़ा फेमस है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। अभी पूछा भी गया था, बेलाडीना की पहाड़ियां जो है लोह उत्पादन के लिए बड़ी फेमस है, कहां पे, छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले में है। इसके अलावा दल्ली राजहल, दल्ली राजहल जो है वो भी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीना, ठीक है। इसके अलावा एक और है, याद रखिएगा, जो आपका कर्नाटक में सुंदर पहाड़ियां है, कर्नाटक में, ठीक है, सुंदर पहाड़ियां, सुंदर पहाड़ियां कर्नाटक में है। ये थोड़ा डिफरेंट है, पूछा जा सकता है, ये भी लोह उत्पादन के लिए फेमस है। तो लोह उत्पादन के लिए कुछ क्षेत्र याद रखिएगा, सिवभूमि, पलामू, धनाबाद, ये है झारखंड में, मयूरभंज, क्योंझार, ठीक है, और लांगलोटा खान और बादाम की पहाड़ियां, ये उड़ीसा में बहुत फेमस है। इसके अलावा बाबू बुदान की पहाड़ियां और सुंदर पहाड़ियां, ये कर्नाटक में। इसके बाद बेलाडीना और दल्ली राजमहल, ये कहां पे बताइएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये भारत में लोह उत्पादन की कुछ प्रमुख खाने हैं जो आपको याद करनी है ना, ठीक है। तो ये रही कुछ प्रमुख खाने भारत में, है ना, याद रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा, ठीक है, उसके साथ लिख लीजिएगा। आपको कहीं पे और एक्स्ट्रा मिलता है तो ऐड करते रहिएगा, यही तो है तैयारी का मतलब, है ना। इसके बाद लगा लगा खनिज जो है सबसे मेन मैग्नीज लिखेगा, मैग्नीज, मैग्नीज बनाइएगा। बोनाइट, इसके एस क्या लिख लीजिएगा, बोनाइट हो गया, ठीक है। साइलोमेलिन, इसके एस के लिख लीजिएगा, साइलोमेलिन, ठीक है। एक पायरोलूसाइट, ये 3 लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से लोहे के थे ना मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, उसी प्रकार से मैग्नीज के है, याद रखिएगा, बोनाइट, साइलोमेलिन और पायरोलूसाइट, ये इसके 3 एस के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मैग्नीज भी याद रखिएगा, जहां आपको लोहा मिलेगा वहीं पे मैग्नीज भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा स्टील इस्पात उद्योग में मैग्नीज का जो है प्रयोग होता है, याद रखिएगा, है ना। मैग्नीज का प्रयोग कई बार याद रखिएगा ये भस्म के रूप में भी मिलता है, भस्म या राख के रूप में भी मिलता है। मोस्टली तो कठोर मिलता है, लेकिन कई बार ये भस्म और राख के रूप में भी मिलता है। इस्पात उद्योग में इसका सबसे ज्यादा जो है प्रयोग है। बोनाइट्स, साइलोमेलिन, पायरोलूसाइट इसके जो है अयस्क है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, भंडार और उत्पादन में, भंडार और उत्पादन में इसका कंफ्यूज है, क्योंकि मैग्नीज के सबसे ज्यादा जो भंडार है हमारे उड़ीसा राज्य में है, और वर्तमान में मैग्नीज का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो एमपी राज्य करता है। लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के सबसे ज्यादा भंडार जो भारत में है उड़ीसा में है, और सबसे ज्यादा जो वर्तमान में उत्पादन है वो याद रखिएगा एमपी करता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्पादन में कुछ एमपी में कुछ पहाड़ियां है, लिख लीजिएगा, बालाघाट, बालाघाट मैं भी बता रहा हूं इसका, बालाघाट, ये कई बार पूछा गया है। बालाघाट एमपी में मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और जबलपुर में, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मैग्नीज पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी मैग्नीज पाया जाता है। और यहाँ पे रत्नागिरी की पहाड़ियां हैं, रत्नागिरी की पहाड़ियां हैं, ये मैग्नीज उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा देखिएगा, जहां जहां लोहा मिलेगा वहां मैग्नीज मिलना ही है भाई, ठीक है। जैसे मैंने बालाघाट बताया था, है ना, सिवभूमि बताई थी, झारखंड में लोहा उत्पादन के लिए है, तो सिवभूमि में आपका जो है मैग्नीज भी मिलता है, ठीक है। लोहे के साथ ही मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैग्नीज कोई सेपरेट मिलता है, लोहे के साथ मिलता है। जो खाने मैंने जितनी बताई
वहाँ पे आपका डेफिनेटली मैग्नीज मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हैं जहाँ पे महाराष्ट्र और एमपी में जो है मैग्नीज मिलता है। तो महाराष्ट्र में बालाघाट मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जबलपुर मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी की पहाड़ियां बहुत फेमस है मैग्नीज के लिए, और चंद्रपुर, ठीक है। और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा भंडार मैग्नीज के उड़ीसा में है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहे हैं? एमपी कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रायल क्लास थी, ठीक है। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिलेक्टिव जो टॉपिक है वो पसंद आए होंगे, है ना। काफ़ी उससे मैं बना रहा हूँ टॉपिक, ये कोशिश करूँगा। आज तो मैं ऑफिस में ही था, अभी जस्ट ऑफिस में ही हूँ, ठीक है। अभी मेरा सेटलमेंट नहीं है, जल्दी कर लूँगा। तो इस बार थोड़ा मतलब प्रॉपर क्लास मिलेगी, टेंशन ना लो। तो ये है कि आज का सेटलमेंट है। अब मुद्दा यह है कि आपको सिर्फ मुझसे जीएसई पढ़ना है या हिंदी उत्तराखंड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। तो जरूर लिखना कि हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड भी पढ़ना है या सिर्फ ओनली जीएस में फोकस करना है, ठीक है। मुद्दा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जीएस करवाऊँ, क्योंकि यूके पीएससी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आपको जीएस में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 4-5 दिन ये चलेगा और A to Z चीज़ें याद हो जाएंगी, सब चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ आपको याद नहीं होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ का टॉपिक अपने आपको याद हो गया तो अकबर बाबर तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। भारत में जैसे आप आग्नेय चट्टानें और सादी चट्टानें आसानी से तैयार कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो आप छोड़े रहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो छोड़े वाले टॉपिक है जो आप छोड़ते हो वो मैं तैयार करूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल का भी टॉपिक होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं अभी बताता नहीं हूँ, लेकिन सरप्राइज है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो 3-4 टॉपिक ये हो गए। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं हर सब्जेक्ट से, जो कॉमन से भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि आप लोग इग्नोर करते हो, वहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आपको आ गया तो आपका चयन हो जाता है। ऐसे सिलेक्टिव जो है मैंने जॉनर्स चुन रखे हैं। उम्मीद ये ना करे कि प्रॉपर मैं सब चीज़ करवाऊँ, ठीक है। प्रॉपर सब चीज़ आप अदर अपने साइड से करते रहिएगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा इस बार मैं वही करूँगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे ही मुद्दा करूँगा, पर मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगा जो मैं लेके आया हूँ। कल आपका जो है इससे आगे चलेगा, मैग्नीज से आगे सारी चीज़ें चलेंगी। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टिन हो गया, सारी चीज़ें होंगी, A to Z हो गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो सरप्राइज है। उसके बाद याद रखिएगा, भारतीय भूगोल में भी काफ़ी कुछ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग उत्तराखंड हिंदी जैसा कहोगे, अगर आप लोगों को हिंदी में ज़्यादा टफ लग रहा है तो इस बार मैं प्रॉपर टॉपिक तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन हर हिंदी के हर टॉपिक से कुछ चीज़ें उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है किसी भी टॉपिक को जहां पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। इतना मैं कर सकता हूँ। उत्तराखंड कहोगे तो उत्तराखंड तो आपने पढ़ ही रखा है। मैं बस जो पहले फैक्ट 2 सीरीज बता रखे थे मैंने, अब देखो यूके SSC करवा रहे हैं तो फैक्ट जो 2 बता रखे थे मैंने, आपने देखना उत्तराखंड फैक्ट 3 क्लासें दे रखी है और बहुत ही अलग लेवल की है वो। मैंने काफ़ी किताबें रिसर्च करके वो फैक्ट बना रखे हैं। अगर इस टाइप की पसंद है तो मैं इस टाइप के ही फैक्ट बनाऊंगा, क्योंकि अब दिन नहीं बचे ना बेसिक से वो पढ़ाने के। बाकी मैं करवा दूंगा। उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं वो तो मैं आपको 2010 से लेके 2022 तक करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसका मैं बना रहा हूँ टॉपिक, वो काफ़ी हद तक बन भी गया, वो मेरे भी काम आएगा, क्योंकि इस बार PCS मेंस में काफ़ी टॉपिक आए थे उससे, है ना। उत्तराखंड ये 2005 से लेके 2022 तक के स्टार्टअप उत्तराखंड के बारे में पूछ रखा था, उत्तराखंड की पर्यटन नीति पूछ रखी थी, तो काफ़ी फोकस कर रखा था इस बार PCS में उत्तराखंड के कुछ टॉपिकों पे। तो वो योजनाएं जो है मैं 2010 से लेके 2023 तक की करवा रहा हूँ। करंट तो आप लोग देख ही लो, बाकी जो 2010 से लेके 2020 तक की योजनाएं है वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना कि मैं सिर्फ GSE करवाऊँ या हिंदी उत्तराखंड भी आपको चाहिए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं हम लोग, चलिए।